दूरी पे चल रहे हैं, कितनी सफलता 2027 में क्या रिजल्ट सामने आएगा? देखिए, ये जो पूरी यात्रा है, इसमें हमने मुद्दा बनाया है रोजगार को और सामाजिक न्याय को। रोजगार उत्तर प्रदेश में आज बहुत बड़ा मुद्दा है और सिर्फ जो नौजवान हैं जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनकी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो है ही बहुत बहुत बड़ा मुद्दा। इसके साथ साथ जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, जो रोजगार सेवक हैं, जो आंगनबाड़ी है, आशा बहुएं हैं। अब पता चला कल आपने कहा कि शिक्षा मित्र को हम 18,000 रुपए देंगे। पहले तो वो 30,000 पाते थे, फिर उनके परमानेंट होने की बात हुई, फिर आपने 10,000 कर दिया। अब जब चुनाव आ गया करीब, तो आप कह रहे हो हम 18,000 कर देंगे। इसका मतलब आप उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो मैं उन सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, और जगह जगह लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। इसके साथ साथ किसानों की बेरोजगारी है, रेहड़ी पटरी वालों की दुकान पे बुलडोजर चला दिया जाता है, उनकी बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिसको लेके ये हमारा पूरा अभियान है, और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब तक आप नौजवानों को रोजगार नहीं देते, तब तक हर महीने उनको 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। बदले में आप कोई भी 2 घंटे सरकारी काम उनसे लीजिए। दूसरा सामाजिक न्याय का मुद्दा है। जाति धर्म के आधार पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है सरकारी दफ्तरों में। मुख्यमंत्री 25 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं। वो उत्तर प्रदेश के अभिभावक हैं, तो उनको सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। नारा तो आप लोग देते हैं सबका साथ सबका विकास, मोदी जी कहते हैं, लेकिन वास्तविकता जब आती है तो आप कहते हो 80-20 है, फलाना है, ढिमका है। इससे थोड़ी प्रदेश आगे बढ़ेगा या देश आगे बढ़ेगा। नफरत की राजनीति को खत्म करना है, और जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो सबको मिलना चाहिए। तो ये दो बड़े मुद्दे हैं जिसको लेके हमारी यात्रा है, और कल इसका समापन है मथुरा में, और विशाल जनसभा के साथ हम इसका समापन करेंगे। सर, सीज फायर हुआ, ट्रंप ने जो है। देखिए, इस सीज फायर में 3 बातें हमें ध्यान देनी पड़ेगी। पहली बात तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत राहत की बात है कि सीज फायर हुआ, लेकिन ये 15 दिन के लिए हुआ है युद्ध विराम। 15 दिन के बाद अमेरिका क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा? जिस तरह से इजराइल ने कई बार धोखा दिया है, अपनी बातों से पलटा है, तो ये दोनों देश क्या करेंगे 15 दिन के बाद? इस पर ईरान को अपनी नजर रखनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आज कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, तो क्या भारत सरकार हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम कम करेगी या नहीं करेगी? और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने विदेश नीति के मामले में भारत को बहुत पीछे कर दिया। उनकी ही खीखी और जबरन गले पड़ो की नीति ने हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा को बहुत कम करने का काम किया है, बहुत पीछे पहुंचाने का काम किया है। ये बहुत दुखद पक्ष है। एक आतंकी देश पाकिस्तान, वो आज शांति दूत बना हुआ है, और आप युद्ध करने वालों के साथ खड़े हो गए। 2 दिन पहले जाके आपने फर्जी मेडल पहन लिया इजराइल का। क्यों किया आपने? इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। नंबर 1, आपका दोस्त अडानी फंसा हुआ है अमेरिका में भ्रष्टाचार के मामले में, उसको बचाने के लिए आपने किया। नंबर 2, आप जितने भी विपक्षी हैं, जुडिशरी के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए पेगासस के बाद साबित हो गया कि आप इजराइल से खुफिया तंत्र विकसित करके अपने विपक्षियों पर नजर रखते हैं। तो आपको इसलिए इजराइल की बात माननी है, इसलिए अमेरिका की बात माननी है। तो ये जो काम आपने किया, अपने एक परंपरागत मित्र ईरान को आपने अपने से अलग कर लिया, अपने एक परंपरागत मित्र रूस से आपने अमेरिका के कहने पर तेल खरीदना बंद कर दिया। तो पूरी दुनिया में आप अलग थलग पड़ गए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री इतने बड़े शांति समझौते में कहीं पूछा नहीं गया, और पाकिस्तान जैसा आतंकी देश पूछा गया। ये तो बहुत शर्म की बात है। पता नहीं प्रधानमंत्री इसका मूल्यांकन करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन देश के लिए और देशवासियों के लिए ये बहुत दुखद पक्ष है कि हम पूरी दुनिया को शांति का संदेश देते हैं। हम गांधी के देश हैं, हम महात्मा गौतम बुद्ध के देश हैं, और आज एक आतंकी देश, जिसके देश में आतंकवादियों का शिविर चलता है, जिसने पुलवामा किया, पहलगाम किया, वो आज शांति समझौता करा रहा है। सर, सपा सांसद ज्योतिरादित्य आरएसएस पर
उसको नाचुर बताया है और पाबंदी की मांग की है। देखिए, आरएसएस तो देश भर में माहौल बिगाड़ने का काम करती ही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो किस पक्ष में किस कारण से उन्होंने अपना बयान दिया है, उसकी जानकारी मुझे नहीं। असम के मुख्यमंत्री जो है वो पवन खेड़ा जी को लेकर के बड़े अपशब्दों का बयान बोल रहे हैं और कांग्रेस अध्यक्ष तक को वो इसमें अपशब्दों का नहीं, यही असली पहचान है बीजेपी की, ये आपको समझना होगा। हमको आपको वो अपशब्द लग सकते हैं, बीजेपी की जीवन शैली वही है, उनके काम करने का, उनके बोलने का यही तरीका है। सबके साथ गाली गलौज करते हैं, हम लोगों के साथ भी गाली गलौज करते हैं। तो भाजपाइयों की तो यही भाषा है, वही वो बोल रहा है जो सीखा है उसने बीजेपी। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है वहाँ बीजेपी कह रही है ममता बनर्जी को हटाएंगे, बीजेपी लाएंगे और बीजेपी का वहां सफाया हो जाएगा। परिणाम का इंतजार कीजिए, 4 तारीख को सफाया हो जाएगा बीजेपी का, पता नहीं लगेगा कहाँ चली गई। ममता दीदी ने कहा है कि मुस्लिम वोट बहुत काटे गए हैं। नहीं, बड़े पैमाने पर तो सामने आ गया है। अब चुनाव आयोग जब खुद ही बीजेपी का एजेंट बना हुआ है ज्ञानेश कुमार, तो क्या कर लेंगे आप? वो तो एजेंट है बीजेपी का, देश का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है। मोहन भागवत कल वृंदावन आए थे, उन्होंने कहा कि गौ संरक्षण के लिए जरूरी है कि जनभावना जागृत हो और जब जनभावना जागृत होगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा। और इंसान संरक्षण के लिए, इंसान के संरक्षण की भी चिंता होनी चाहिए, गौ संरक्षण की भी चिंता होनी चाहिए। और भागवत जी की जो कोख से निकली हुई सरकार है, उनकी संस्था आरएसएस से निकली हुई सरकार इस वक्त है, तो उनको मना किसने किया है? और किसी मुस्लिम संगठन को भी आपत्ति नहीं है। आप सबसे बातचीत कीजिए, गौ संरक्षण का एक नीति बनाइए, कौन मना कर रहा है? सर एक लास्ट सवाल, आपके जो सांसद हैं राघव चड्ढा जी, उनको लेकर के जिस तरह से उनको लेकर के रोज रोज बयान देना हमारा काम नहीं है, जो पार्टी का पक्ष रख दिया। योगी जी ने कहा है संबल साफ करा दिया आक्रांताओं को। अरे भैया, अभी कल मैं देख रहा था गंगा नदी के बीच में दारू पी रहे थे सब, उनका भी तो ध्यान रखो, उन पे भी तो कार्रवाई करो। संबल साफ करा दिया, मुरादाबाद साफ करा दिया, अमरोहा साफ करा दिया, रामपुर साफ, ये मुख्यमंत्री का काम है क्या? यही करोगे? स्कूल कितने बनाए वो तो बताइए आप, अस्पताल कितने खोले वो बताइए, पानी की टंकी में भ्रष्टाचार हो रहा है उसको तो ठीक कीजिए। संबल तो आपने साफ कर दिया, चलिए बहुत बढ़िया, लाइए एक मेडल आपको पहना देते हैं हम। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी शालीमार बाग को साफ कराने जा रही है, वहाँ पे बुलडोजर चलवाने जा रही है, लोगों का काफी आक्रोश दे रही है। तो पूर्वांचलियों से तो नफरत करते ही हैं लोग। शालीमार बाग में कौन रहता है? वजीरपुर में किसको साफ किया इन्होंने? यूपी बिहार से गए हुए पूर्वांचलियों को, हर जगह चुन चुन के पूर्वांचलियों को उजाड़ने का काम रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन हम लोग यूपी में इनका गुणगान करने में लगे हुए हैं। यूपी वालों को समझना चाहिए कितनी नफरत करती है बीजेपी तुमसे। देखो जाके हालत क्या कर रखा है वहां। और ठीक है, बढ़िया। झंडा सब लोग ले लीजिए भैया। अरे अनिल जी, भैया थोड़ा पीछे हो जाओ यार। अच्छा राहुल है, कोई बात नहीं। क्या भाई पवन जी, अभी कहाँ रह गए? थोड़ा पीछे हो जाओ यार, पीछे रोक के करिए, तो चल। अरे बना ले राम पद का कोई लालच है ना, जेलों से घबराऊंगा। साफ दिलाने निकला हूँ, मजदूर किसानों की खातिर आवाज उठाने निकला हूँ। मुझे खौफ नहीं मक्कारों का, मैं सच्ची डगर पे चलता हूँ।